Hello friends and welcome to the exams made simple. So finally GS3 पेपर इज ऑल्सो ओवर नाउ. GS3 का जो पेपर है वो ओवर हो चुका है. इस पार्ट में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं, इकोनॉमी का पोर्शन आता है, साइंस एंड टेक आता है, इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट आता है. तो आज का जो पेपर यूपीएससी ने बनाया, अगेन बनाया, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द थ्री. तीनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. इसके अलावा इकोनॉमी में फिर से कोविड-19 हमको देखने को मिला. कोविड-19 के ऊपर भी दो सवाल थे. जीएसटी का इशू चल रहा था, जीएसटी कंपनसेशन का इशू, तो जीएसटी के सवाल देख. और जितने भी टॉपिक थे गारंटी के साथ मैं बताता हूँ, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिस्कस्ड इन द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जो हम करते हैं. उसमें सारे, जैसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, आई कैन गिव यू द डेट 1 अगस्त. अगर आप उस दिन का द हिंदू का नोट्स हमारा खोल करके देखिए तो लगभग 1.5 से 2 पेज के बीच में मैंने उसमें पूरा 2006 का 2020 का क्या डिफरेंस था वो सारी चीजें डिस्कस की हैं. वो डायरेक्टली क्वेश्चन आया. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कितनी बार न जाने मैंने आपको नोट्स में दिया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, क्या कैसे में इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, दिल्ली में क्या किया है, वो सारे क्वेश्चन डायरेक्टली है. जीएसटी कंपनसेशन हमने डिस्कस किया था, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया कोविड-19 को लेकर के. डिस्कस करते हैं आज का पेपर, स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल है, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था. एक्सप्लेन द इंट्रा जनरेशनल एंड इंटरजनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहाँ पे समावेशी समृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में आंतरपीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी समसाम्य के विषयों की व्याख्या कीजिए. इंटर जनरेशनल, अब इंटर जनरेशन मतलब कि एक ही जनरेशन के अंदर क्या इक्विटी के चैलेंजेस हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या इक्विटी के चैलेंजेस हैं. देखो, टर्म्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे. अब जैसे एक ही जनरेशन में क्या है इक्विटी के चैलेंजेस, तो यहाँ पे रिच एवं पुअर वाला कंसेप्ट आ जाएगा. यहाँ पे रिच वर्सेस पुअर वाला आ जाएगा, क्योंकि एक ही जनरेशन में हो सकता है. लेकिन अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है तो वहां पे आपको टेक्नोलॉजिकल में भी आपको इक्विटी का इशू देखने को मिलेगा. इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो बैंकिंग वाला इशू है कि पुराने वाले जो लोग थे वो इतने ज्यादा बैंकिंग के लिए एक्टिव नहीं थे, लेकिन अभी की जो जनरेशन के लोग हैं वो बैंकिंग में ज्यादा एक्टिवेटेड हैं. तो इंटर जनरेशनल इशूज ऑफ इक्विटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ और इंट्रा जनरेशनल इशूज ऑफ इक्विटी क्या क्या है, आपको दोनों को कंपेयर कर करके लिखना था. इस क्वेश्चन में कठिन क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरल क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन. लिखते समय जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी. अब देखो, ये जो था ये ऐसे लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट ईयर का न्यूज में था ये. OECD का कंसेप्ट, एक्चुअली दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ OECD, जिसमें वो कहते हैं कि पोटेंशियल जीडीपी वो जीडीपी है जो एक कंट्री अचीव कर सकती है कीपिंग इट्स इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट. अगर आपका इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट है तो जो जीडीपी आप अचीव कर सकते हैं वो आपकी पोटेंशियल जीडीपी कहलाती है. ठीक है ना. अब पोटेंशियल जीडीपी इंडिया में क्यों नहीं रियलाइज हो पाती, तो उसके बहुत सारे रीजन है. यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट नहीं है. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है. यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इतनी ज्यादा नहीं है. बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपकी मेंशन कर सकते थे. तीसरा सवाल जो है वो है, व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया. अगेन एक एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन था ये. आपको बताना था कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है इन द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है, जैसे कि इसमें आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस लिख सकते थे. इंडिया में जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस मिसिंग है उनके बारे में आप मेंशन कर सकते थे. अब क्या क्या चीज़ इसमें मेंशन कर सकते थे, जैसे कि सबसे पहले आप बता सकते हो कि यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है. अगर स्टोरेज फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं रहेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोग फिर ट्रांसपोर्ट कर पाएं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे गुड्स जो हैं वो पेरिशेबल गुड्स की कैटेगरी में रहते हैं. इंडिया में बहुत सारे गुड्स ऐसे भी हैं जो कि पेरिशेबल गुड्स की कैटेगरी में है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते थे. फिर इंडिया में एक और इशू है, जैसे कि इंफॉर्मेशन का इशू है. इंफॉर्मेशन का इशू होने के कारण क्या होता है, मार्केट इंफॉर्मेशन लोगों को टाइम पे नहीं मिल पाती है. और अगर मार्केट इंफॉर्मेशन लोगों को टाइम पे नहीं मिल पाएगी, दे विल नॉट बी एबल टू डू प्रॉपर मार्केटिंग इन दैट केस. तो मार्केटिंग का चैलेंज एक ये भी हो गया. इतना ज्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मार्केट्स दूर दूर पर हैं, वहां पे ट्रांसपोर्ट के इशू आते हैं. जब पेरिशेबल गुड्स को हम ले आते हैं तो उनके गुड्स खराब हो जाते हैं फार्मर्स के. तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है ना.
ये सारे पॉइंट इसी के अंदर आते। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, इट वाज अ इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, है ना। टफनेस का लेवल मैं आपको बताता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन जो था वो टफेस्ट है अभी तक का। सेकंड क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उससे नाम से ही क्लियर है कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होगा, कि कितना आपके अंदर पोटेंशियल है जीडीपी अटेन करने का, तो आप कर सकते थे। तीसरा सवाल भी ईजी सवाल है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। अगेन इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चंस में ही आएगा, टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने फूड प्रोसेसिंग का भी डिस्कस किया है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है फार्मर्स के लिए, जब एग्रीकल्चर जो है वो इतना ज़्यादा रिम्यूनरेटिव नहीं है। तो मैंने कई बार आपको बताया, अगर आपको ध्यान हो एडिटोरियल्स में मैंने कई बार बोला है कि फार्मिंग अगर रिम्यूनरेटिव नहीं है तो उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत ही आपका फूड प्रोसेसिंग वाला सेगमेंट आता है। एंड वहां पर जो अलग अलग, जैसे अचार की इंडस्ट्री खोल दी, कुछ इस तरीके से करें, जूस की इंडस्ट्री खोल दी, आपने इस तरीके से कर दिया, तो ये आपके ज्यादा अच्छे से चल सकते हैं। अगेन अगला सवाल पूरा डिस्कस सवाल है, इजी क्वेश्चन। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है एंड हेल्थ सेक्टर में क्या एडवांटेज है। अगर आपको ध्यान हो तो अभी 10-15 दिन पहले ही मैंने एक नैनो ट्यूब के बारे में बताया था आपको, जिसमें कि नैनो मिशेल्स के बारे में बताया था, जिसका यूज कर रहा था, किया जाता था ड्रग डिलीवरी के लिए करना था। इसीलिए देखो मैं कहता हूं कि एडिटोरियल, हिंदू, ये सारी चीजें लास्ट दिन तक पढ़नी है। एक्चुअली साइंस वाले पेपर में आया था, संडे के पेपर में साइंस के सेगमेंट में आया था ये, जिस दिन मैंने नैनो मिशेल्स आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने बताया था किस तरीके से आप ड्रग डिलीवरी के रूप में इसको बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हो। अंदर आपको कुछ जैसे बहुत सारी मेडिकल प्रोसेसेस जिसमें काफी इंट्रूजन होता है, उस इंट्रूजन में भी बहुत सारा पेन और ये सब रहता है, उसको दूर करने के लिए भी आप नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगला है, हाउ साइंस इज इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइफ्स, what are the striking changes in agriculture triggered off by the science based technologies। तो अगेन इजी क्वेश्चन, साइंस हमारी जिंदगी में किस तरीके से इंटरवूवन है, आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स बता सकते हो। आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स से लेकर के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लेकर के हेल्थ एस्पेक्ट्स को लेकर के हर चीज, डिफेंस को लेकर के आंसर लिख सकते थे, बहुत प्यारा आंसर हो जाता। और इसमें पूछा गया है एक और क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो है, स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट एग्रीकल्चर में किस तरीके से आया, तो इसमें हार्वेस्टर का भी लिख सकते हो, क्विक हो गया है, और इसमें पूसा डिकम्पोजर का भी नाम लिख सकते थे मेरे हिसाब से। तो पूसा डिकम्पोजर का भी नाम आप लिख देते अगर, तो वो भी वहां पे होता कि स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए भी अभी पूसा डिकम्पोजर एक बनाया गया आईसीआर द्वारा, ठीक है, तो वो भी काम आ जाता। अब ये जिस व्यक्ति का पेपर है उसने ये 7th क्वेश्चन काटा है, लेकिन मैंने जैसा था कि 1 अगस्त को ही मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 आया है, जिसने कि डाइल्यूट कर दिया है आपका EIA 2006 को। याद होगा आपको, मैंने कहा था कि नई नई कैटेगरीज बनाई जा रही हैं, और पोस्ट फैक्ट मतलब कि पोस्ट जो पहले के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी अप्रूवल दिया जाएगा नए वाले रूल्स में। तो ये पुराना जो EIA 2006 है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। तो ये पूरा हिंदू का ही एनालिसिस में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ था ये पूरा एनालिसिस। इट इज वन ऑफ द करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बनना ही चाहिए। अगला सवाल है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द जल शक्ति अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। जल शक्ति अभियान के क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से ये वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी को करेंगे। अगेन अ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। जल शक्ति अभियान न्यूज में रहता है, उसके अलग अलग आयाम आते रहते हैं, हम डिस्कस करते हैं। Discuss different types of cyber crimes and measures required to take to fight the menace। साइबर क्राइम्स के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। साइबर क्राइम्स के टाइप आप बता सकते हैं, जैसे हैकिंग हो आपका साइबर क्राइम में ही आता है। रैंसमवेयर न्यूज में चलता रहता है, रैंसमवेयर है मैंने बताया है, याद रखिएगा। डिनायल ऑफ एक्सेस टू ओन कंप्यूटर, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये अलग अलग साइबर क्राइम्स है। आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि किस तरीके से इसको करना है। लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए, पायरेटेड चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बनाने चाहिए, एक अलग से स्पेशल विंग बनानी चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते थे इसमें। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था।
अगला सवाल है फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज द फेवरेबल परसेप्शन अमंग द लोकल्स। मतलब कि देखो अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है कि बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि वहां की लोकल कम्युनिटी में आपके प्रति परसेप्शन अच्छा रहे, दूसरा आप जो रहे वहाँ के लोकल्स को मिलिटेंट्स की मदद ना करने दे। तो वो कैसे संभव है? बहुत आसान है। आप अगर वहाँ पे अपनी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आप पीस एंड हार्मनी मेंटेन करेंगे, वहाँ पर अगर आप एजुकेशन का फैलाव करेंगे, एजुकेशन फैलाएं, अवेयर करें लोगों को, प्रॉब्लम लोगों को बताएं, सॉल्यूशंस लोगों को बताएं, उनसे बात करें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हो सकता है दे माइट हेल्प इन द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी एंड वहाँ पे आप उन लोगों को मिलिटेंट्स की मदद करने से रोक सकते हैं और अपना परसेप्शन भी आपका स्ट्रांग होगा। अगला सवाल है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन पब्लिक एंटिटी एंड अ प्राइवेट एंटिटी। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको 4 दिन पहले बताया हुआ था कि इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है, वही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर आपको याद हो, आई टोल्ड यू दैट कि जब आप नई मशीनें खरीदते हैं कि आप नई मशीनें खरीद रहे हो अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो वो एक तरीके से आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना, और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है क्योंकि आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ पैसे लगाए हैं, है ना। अगर आप कुछ, जैसे मान लो कल को आप क्रिकेटर बनने के लिए बैट खरीदते हो, तो आपने शुरुआत में तो इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बाद में जब आप क्रिकेटर बन के कमाओगे तो वो वहां से आपका कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका वर्थ भी हो जाएगा। तो वही चीज है कि इकोनॉमी में जब आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हो तो दैट इज एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद दूसरा पार्ट पूछा गया है कि प्राइवेट एंटिटी और पब्लिक एंटिटी के बीच में जब कोई कंसेशनल एग्रीमेंट हो, कंसेशनल एग्रीमेंट मतलब एक तरीके से आउटसोर्सिंग होती है कि मतलब कोई गवर्नमेंट का कोई काम था जिसको उसने किसी प्राइवेट को करने के लिए दे दिया, तो उस समय क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने चाहिए, जैसे कि इसमें आप कि प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रॉफिट या रेवेन्यू शेयरिंग होगी, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि क्या बेनिफिट्स आप उस प्राइवेट एंटिटी को दोगे, जैसे आप टैक्स में कोई कंसेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारे पॉइंट्स पहले ही क्लियर होने चाहिए, यही सब आपको लिखना था इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड हाउ कोविड-19 हैज इंपैक्टेड द जीएसटी कंपनसेशन फंड एंड क्रिएटेड न्यू फेडरल टेंशंस। ना जाने कितनी बार हमने डिस्कस किया है, एक्ट ऑफ गॉड डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ने कह दिया एक्ट ऑफ गॉड है, कंपनसेशन 5 साल तक देना था, उसमें आधा आधा डिवाइड कर दिया, बोला कि आधा तो हम दे देंगे लेकिन बाकी का आपको बाय करना पड़ेगा। इससे फेडरल टेंशंस आ गए हैं, स्टेट जो है वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, वो उनका एक अलग रिटेलिएशन चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते थे। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगला है व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस व्हीट सिस्टम अ सक्सेस? In spite of this success, how has the system became a bane in India? Now this was a very very good question. इंडिया में राइस वीट सिस्टम चलता है, आप सबको पता होना चाहिए कि राइस उगाते हैं फिर वीट उगाते हैं, मतलब खरीफ और रबी में जो है राइट एंड वीट सिस्टम चलता है। वाई इज दिस फेवरेबल सिस्टम? सबसे पहले तो फूड हैबिट्स, जो ईटिंग हैबिट्स हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया अगर आप ले लो तो राइस वीट सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना। पहला चीज तो ये एक रीजन है कि क्यों ये इतना ज्यादा फेवरेबल है। इसके अलावा आप सबको इसकी प्रणाली पता है, इट्स इजी टू ग्रो देयर, है ना, ये सारी ऐसी कंडीशंस है, लेकिन ये फिर भी ये सिस्टम जो है वो बेन बनता जा रहा है। अब आपको यहाँ में निगेटिव्स लिखे, जैसे सबसे पहला निगेटिव है कि ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा जो रीज़न है वो है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लूज हो रही है। तीसरा जो रीज़न है पेस्ट एंड डिसीजेज, इसके कारण पेस्ट एंड डिसीजेज भी आ रहे हैं। चौथा है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा सा इस कारण से उसमें है, मतलब हमारे यहाँ भूख तो नहीं है बट जो हिडन हंगर है वो वाला इशू भी बहुत ज़्यादा इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस राइस वीट सिस्टम ओनली। आगे अगर देखें 14वां सवाल है सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट जुडिशियल यूज अंडर द डिप्लीटिंग सिनेरियो। आपको सजेस्ट करना है टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन। तो इरिगेशन में आप लिख सकते थे वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला इशू, 1 ड्रॉप 1 क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और जो कृषि सिंचाई योजना आ गई है उसके लिए वो बता सकते थे। ड्रिप इरिगेशन का पॉइंट बता सकते थे। वाटर स्टोरेज के लिए आप बंड्स का बता सकते हो। जो हार्वेस्टिंग टेक्निक है, पहले की हार्वेस्टिंग टेक्निक, ये पूरा डिस्कस्ड पेपर है, इतना ज़्यादा कठिन पेपर आज का नहीं बोलेंगे। जैसा GS2 आया था, GS2 वॉज मच मोर टफर दैन दिस GS3 पेपर। GS3 ईजी आया था रिलेटिवली।
15वां सवाल है, कोविड-19 पैंडेमिक हैज कॉज्ड अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन वर्ल्ड वाइड. However, technological advancement are being availed readily to win over the crisis. Give an account on how technology was sought to aid the management of the pandemic. बहुत प्यारा सवाल है. अगेन इसमें यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर बताओगे. वर्क फ्रॉम होम के कारण कंपनीज काम करती नहीं, वीसी के थ्रू पूरी मीटिंग्स होती नहीं, सबमिट्स होते रहे वीसी के थ्रू, वो भी टेक्नोलॉजिकल है. स्कूल्स का अगर आप देखो तो ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा दौर चला. जितने भी अगर आपने देखा फूड और इन सब के लिए जो ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म्स आ गए, ये काफ़ी ज़्यादा काम किया. ठीक है ना. दूसरी चीज़ की जैसे आपका लॉकडाउन चल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है, तो वहाँ भी परिवार के लोग जो एक एक जगह पे 2-2 महीने 3-3 महीने तक फंसे हुए हैं, दे आर एबल टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली. तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का रोल था कोविड-19 के मैनेजमेंट में. वेरी गुड क्वेश्चन. अगेन वेंटिलेटर्स और ये हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ कर सकते हो आप मैनेजमेंट में, कि आपने वेंटिलेटर्स थे, आपके पास पीपी किट बनाई, मास्क थे, ये सब चीज़ें, सैनिटाइजर्स थे, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है ना, ऐसा तो नहीं कि अपने से बन गई थी. तो ये सब भी आप जिक्र कर सकते हो. अगला है, डिस्क्राइब द बेनिफिट of deriving electrical energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation, and what are the initiatives offered by the government for this purpose. Again a very easy question. सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी के क्या एडवांटेज आपको बताना है कि बड़ी क्लीन एनर्जी होती है, रिसोर्सेज का खनन नहीं होता है, कार्बन एमिशन रेट कम हो जाता है, थोड़ा सा चीपर एनर्जी है, चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी. ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो. इजी क्वेश्चन है. देखो अभी तक हमको कठिन क्वेश्चन जो मिला है वो पहला क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सोचने लायक था, कठिन था. फिर दूसरा ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन ज़्यादा था नहीं. बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट वाले थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन इजी क्वेश्चन ही बोलेंगे, उसको आप कठिन नहीं बोले. तो एक क्वेश्चन अभी तक हमको मिला जो वाकई में कठिन है, जिसमें क्वेश्चन में आपको लिखते समय बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा. ठीक है ना. उसके अलावा अभी नहीं है. 16th हो गया. 17th क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगेन ना इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया, डायरेक्टली हमने डिस्कस भी किया हुआ है न्यूज़पेपर में कितनी बार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया है. आई होप कि आपने लिख भी दिया होगा जो लोग मेंस दे रहे होंगे. 18वां सवाल है, डिस्कस द रीसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच. तो अब पहले की जो रिएक्टिव अप्रोच थी उससे किस तरीके से चेंज हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट में. तो आप इसे सेंडाई से शुरू कर सकते थे. सेंडाई फ्रेमवर्क, उसमें आप बता सकते थे कि हमने पहले हम रिएक्टिव थे, मतलब कि हम ज़्यादातर मिटिगेशन और रिहेबिलिटेशन पे ध्यान देते थे. बट अब जो गवर्नमेंट का शिफ्ट है वो प्रिपेयर्डनेस की तरफ गया है. दूसरा चीज़, जब साइक्लोन्स और ये सब जो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो हमने साइक्लोन प्रिवेंशन के लिए भी पहले वार्निंग सिस्टम नहीं था, तो अब हमारे पास प्रॉपर वार्निंग सिस्टम है कि हम एडवांस में 72 घंटे एडवांस में बता सकते हैं लोगों को कि भाई साइक्लोन आने वाला है. उसके लिए प्रिपेयर्डनेस हमने किया है. तो पहले रिएक्टिव अप्रोच थी, अब प्रोएक्टिव अप्रोच है. उसके बारे में आपको बताना था इस क्वेश्चन में. आई होप यू ऑल्सो डिड दिस क्वेश्चन. 18वां सवाल अगेन इजी क्वेश्चन. 19वां सवाल है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. व्हाट स्ट्रेटजी शुड गवर्नमेंट इन इंडिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फोर्सेज अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज. अब यहाँ पे LWE अपना आपका एक टॉपिक है सिक्योरिटी का, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन. देखो सिक्योरिटी का ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 20th क्वेश्चन भी सिक्योरिटी का है. इसके ऊपर हमने बॉर्डर वाला जो क्वेश्चन देखा था, बॉर्डर मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटीज, वो भी सिक्योरिटी का ही क्वेश्चन था. तो 3 क्वेश्चन हम देख सकते हैं. फिर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन आया था. ये साइबर सिक्योरिटी, अब ये साइंस में का भी पार्ट है और सिक्योरिटी रिलेटेड पार्ट भी है. ठीक है ना. तो यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बताना है और किस तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हैं, इसको काउंटर करने के लिए. तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का बहुत रोल रहता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत रहता है कि वो वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें. कम्युनिटी रेडियो का आप जिक्र कर सकते थे. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है कि वहाँ पे अच्छे काम करें, वहाँ पे उनके लैंड राइट्स उनको प्रोवाइड करवाएं, जिनके अगर कोई इस तरह से गवर्नमेंट की त्रुटि के कारण कुछ ऐसा हुआ, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक करते हैं और आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें चलती हैं. अगला है, एनालाइज द internal security threats and trans-border crimes along the Myanmar, Bangladesh and Pakistan border, including the line of control. Also discuss role played by various security forces in this regard. तो क्या क्या रोल प्ले करती है सिक्योरिटी फोर्सेस में. पैरामिलिट्री का जिक्र कर देते आप, CRPF का कर देते, ITBP का कर देते, BSF का कर देते. BSF काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है. ठीक है ना. और इसके अलावा आपका बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर में क्या क्या थ्रेट्स हैं, यहाँ पे जैसे स्मगलिंग के थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से आपका टेररिज्म आता है ना. इस तरीके से आप बता सकते हैं. म्यांमार में भी सेम गोज टू द म्यांमार ऑल्सो. म्यांमार बॉर्डर में घुस करके हमने एक मतलब ये रैपिड एक्शन भी लिया था लास्ट ईयर, तो वो भी सब आप जिक्र कर सकते थे.
दिस वॉज ओवरऑल अ गुड पेपर, ईजी पेपर आप इसको बोलेंगे, दिस वॉज नॉट अ टफ पेपर एट ऑल। तो जैसा कि कल का GS2 का पेपर था, अगर आप कंपेयर करें अभी तक, GS2 जो आया है वो टफेस्ट आया है। उसके बाद ऐसे पेपर जो आया है, ऐसे वॉज ब्रिलियंट, ऐसे वॉज थोड़ा ऐसे, और GS2 जो है एक लाइन में थे। GS3 अभी तक का इजीएस्ट पेपर मुझे लगा, GS3 अभी तक का इजीएस्ट लगा। इसके पहले GS1 था, वो भी इजी था, बट GS3 अब इजीएस्ट हो गया अभी तक। GS2 वाज द टफेस्ट अमंग द GS पेपर, और अभी जो आपका इसके पहले ऐसे पेपर था, दैट वाज आल्सो टफ, दैट वाज आल्सो नॉट एट ऑल इजी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस GS3 पेपर और किस तरीके से आपको लिखना था। चीज़ें वही आ रही हैं जो करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स को छोड़िए मत, लास्ट दिन तक आपको पढ़ते रहना है, ये सबक हमको मिलता है। दैट इज इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, लव यू।